मैं आपसे जानना चाहता हूं अक्षय बम के दल बदल की कहानी। बिल्कुल साफ गोई भरी जवानी, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय के अंदाज में। राजनीति में कुछ चीज ऐसी होती है जो दिखाने की होती है, कुछ ऐसी चीजें जो दिखाने की नहीं होती। मेरे उनके फादर से लगभग 30-40 साल से संबंध है। उनसे हमेशा कहा करता था कि कहाँ इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, गलत पार्टी के अंदर है। एक नई थ्योरी है कि मोदी शाह ने कह दिया है कि अब सेटिंग फैक्टर नहीं चलेगा कि तुम कांग्रेस में रहो हम बीजेपी में रहे, दोस्ती चलेगी नहीं। अब दोस्ती है तो बीजेपी में आइए, लेके आइए। क्या ऐसा कुछ है? सेटिंग फैक्टर खत्म हो रहा है। कमलनाथ को एंट्री क्यों नहीं मिली? उनके बेटे ने तो अपने हैंडल से कांग्रेस तक हटा दिया था। क्या आपने कोई रोड़ा अटकाया था? ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने कोशिश और सोर्स से जी प्रयास किया था जाने का। क्या आपको सीएम बदलने के संकेत थे आपके पास पहले से कुछ? कहा मध्य प्रदेश के नहीं, शिवराज जी को बोल दिया गया था कि आप सीएम नहीं बनोगे पार्टी की तरफ से। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। और हमारे व्यूअर्स यानी आपकी डिमांड पर हम एक बार फिर आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के अट्रैक्शन कैलाश विजयवर्गीय के पास। कैलाश जी, पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। बहुत सारे सवाल नहीं लेके आया था, लेकिन रास्ते में आते आते आपने इतना बड़ा बम फोड़ दिया कि मुझे सारे सवाल चेंज करने पड़े थे। और चूंकि मेरी जनता, जो मेरे व्यूअर्स हैं, खास तौर पर अप्रिशिएट किया था आपकी साफगोई को, और चूंकि हम उसी इंसिडेंट्स के रोज मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अक्षय बम के दल बदल की कहानी। बिल्कुल साफ गोई भरी जवानी, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय के अंदाज में। ऐसा है कि राजनीति में कुछ चीज ऐसी होती है जो दिखाने की होती है, कुछ ऐसी चीजें जो दिखाने की नहीं होती जी। तो दिखाने की बात यह है कि अक्षय जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, और विशेषकर सनातन के प्रति जो असम्मान कांग्रेस और इंडी गठबंधन में, उससे मैं बहुत खफा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू खानदान बाबर की समाधि पे जा सकता है पर राम के मंदिर पे नहीं जा सकता। मैं क्या जवाब दूँ जनता के बीच में? और इन सब विषयों को लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। कहीं से प्रस्ताव तो गया होगा, आपने इस तरह सेल्फी ली है, कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका के बारे में चर्चा। देखिए, ऐसा है कि मेरे इंदौर में 90% लोगों से जी बड़े अच्छे संबंध, चाहे कांग्रेस के हो चाहे अन्य दलों के। पिछले इंटरव्यू में बात हुई थी इस विषय में। तो मेरे उनके फादर से लगभग 30-40 साल से संबंध है। उनसे हमेशा कहा करता था कि कहाँ इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, गलत पार्टी के अंदर है। तो उनको लगा कि वास्तव में जिस दल के अंदर वो काम कर रहा है तो वहाँ शायद उसके लायक नहीं, तो उनकी भी सहमति मिली जी, हमने ज्वाइन करा दी। एक जवाब तो मिल गया है, पिताजी की सहमति। कैलाश जी ने कहीं और से साढ़ा 30-40 साल पुरानी फसल काट ली आज। क्या कानूनी दबाव बनाया गया उन पर? खबरें चल रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है एक पुराना केस था, उसमें 307 नहीं बढ़ाई थी 3-4 दिन पहले। कुछ भी नहीं। ऐसे देखिए, ये तो कांग्रेस से कार्यकर्ता समझ ले रहे हैं और समझेंगे भी नहीं जी। इतनी बड़ी श्रृंखला कांग्रेस की भारतीय जनता में आने के लिए, पार्टी में आने के लिए खड़ी है कि हम खुद ही थोड़ा सा रोक रहे हैं जी। पर कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है और नियत और नीति वो भी खराब है। आपका अभी घोषणा पत्र देखिए, आप घोषणा पत्र किन लोगों ने बनाया? वही वामपंथी लोग, वही अर्बन नक्सल लोग, वही मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग, फिर सेंट पटोदा जैसे लोग जो विदेश में बैठते हैं, भारत के संस्कार और संस्कृति को नहीं समझते, वो कहते हैं कि विरासत टैक्स लगेगा। अरे भाई, इस देश के अंदर विरासतें ही चलती है जी, और आप उसी पर टैक्स लगा दोगे? अमेरिका में काहे की विरासत? 500 साल पहले तो उनका इतिहास भी कुछ नहीं था, तुम अमेरिका की संस्कृति का यहाँ तो अपना चाहते हो। यहाँ 5000 साल की विरासत तो हमारे पास आज दस्तावेज है जी, पर हमारी तो सनातन परंपरा है और यहाँ विरासत टैक्स लगा दोगे आप। एक पिता अगर डेथ हो जाती है और 1 करोड़ रुपए छोड़कर जाता है तो 55 लाख रुपए सरकार ले लेगी। सरकार का क्या अधिकार है उसमें? उसके बच्चे का अधिकार है, उसको 45 लाख रुपए लेंगे। 55% टैक्स बोला अमेरिका में लगता है तो यहाँ पर भी लगा। ये मूर्खतापूर्ण जो घोषणा पत्र की बात करना और इस प्रकार के बयान देना, मैं समझता हूँ कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नाराज है। आम जनता की बात तो आप छोड़ दीजिए।
जो बहुत सहजता के साथ आप पूरी बातें बता रहे हैं, लेकिन आज जो डेंट कांग्रेस को दिया है बहुत बड़ा डेंट है। कांग्रेस ऐसे लोकतांत्रिक हनन के साथ जोड़कर देख रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये, फर्ज कीजिए आने वाले कुछ सालों में, दशकों में कांग्रेस पावरफुल हो जाए और वो बीजेपी की प्रत्याशी को इस तरह से खींच के ले जाए, वो आपको स्वीकार होगा? ऐसे कल्पनाशील प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते कभी भी। ऐसा है कि हम तो मैदान के लोग हैं और वास्तविकता से संघर्ष करते हैं। हम तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में संघर्ष करते हैं, जनता के बीच में जाकर विकास करते हैं। ये कल्पना वाले सवाल के जवाब ठीक है, मत दीजिए इसका जवाब। क्या अभी आपने बोला था कि इंदौर के सब कांग्रेस बीजेपी नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं, बहुत लंबे समय से थे, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज हो रही है, उसके पीछे एक दूसरी गॉसिप मानी जा रही है। मैं लंबे समय से उसका जवाब आपसे पूछना चाह रहा था। एक नई थ्योरी है कि मोदी शाह ने कह दिया है कि अब सेटिंग फैक्टर नहीं चलेगा कि तुम कांग्रेस में रहो, हम बीजेपी में रहें, दोस्ती चलेगी नहीं। अब दोस्ती है तो बीजेपी में आइए, लेके आइए। क्या ऐसा कुछ है? सेटिंग फैक्टर खत्म हो रहा है? कुछ देखिए, संबंध राजनीति में अच्छे होना चाहिए जी। मोदी जी के भी संबंध बहुत अच्छे हैं विरोधी दल के लोगों से। मैंने पर्सनल देखा, लालू जी के यहाँ शादी में गए, शरद राव पवार की जब 75वीं वर्षगांठ थी तो बराबर हो गए। मतलब विरोधियों से भी संबंध अच्छे रखना है। ये तो हमें परंपरा से हमें सिखाया जाता है कि हमें संबंध सबसे अच्छा। हमारे कोई वैचारिक हमारे मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद थोड़ी किसी से भी नहीं हमारे मतभेद अभी। इसलिए ये कहना आपका कि इस प्रकार कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब कहानी गोली गप्पे। हाँ, गॉसिप चलती है, तो मैंने गॉसिप को लेकर आपसे क्लियर करने का सोचा। कोई मतलब नहीं। ठीक है। कमलनाथ को एंट्री क्यों नहीं मिली? उनके बेटे ने तो अपने हैंडल से कांग्रेस तक हटा दिया था। क्या आपने कोई रोड़ा अटकाया था? मैंने नहीं। देखिए, ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने कोशिश और सोर्स से जी वहाँ पर प्रयास किया था जाने का जी, पर कमलनाथ जी के जो 84 के दंगे की भूमिका है, हाँ। उससे दिल्ली के कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए, पंजाब के कार्यकर्ता। आपका क्या रोल रहा है इसमें? मेरा रोल कुछ भी नहीं। मैं तो चाहता था कि अच्छे आदमी कमलनाथ जी आ रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए उनका। मेरा कोई रोल नहीं था उसमें। सोर्स लगाई था, मतलब कोशिश की थी उन्होंने। ये बात तो मैं बिल्कुल दावे से। अगर उनका बेटा भविष्य में अकेला आता है तो उसको एंट्री मिल जाएगी नकुलनाथ को? मैं कह रहा हूँ ना कि अब इन सब बातों की आप काल्पनिक प्रश्न पिता कोशिश कर सकता है तो बेटा क्यों नहीं? एक थ्योरी और चल रही है, एक कांग्रेस एक समय बहुत मजबूत थी। अभी भले काल्पनिक प्रश्न नहीं है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। इंदिरा के समय को तो शायद आपने देखा है, मैंने तो पढ़ा ही है इंदिरा और राजीव को। लेकिन जैसे ही वो चला गए, कांग्रेस को चुंबक थे वो, जैसे ही चले गए तो कांग्रेस पार्टी बिखरना शुरू हो गई। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल नेता अब शायद अमित शाह संभाल लेंगे, उसके बाद बीजेपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बीजेपी में सक्षम कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। ठीक है। इंटायर कंट्री में आप देखेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार ट्रेनिंग मिलती है, जिस प्रकार हमारे वर्कशॉप होते हैं, एक एक चीज पे वर्कशॉप होते हैं, हमारे कार्यकर्ता ट्रेंड होता है जी। और जब ट्रेंड होता है तो लोगों को लगता है कि जैसे मनोहर पारिकर जी, कोई जानता नहीं था उनको, देश में आए और एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होकर गए, अच्छे रक्षा मंत्री साबित होकर गए जी। उनका राजनीतिक जीवन मुश्किल से 20 साल का आए और एकदम अभी आपको बताया, अभी जो सक्सेसफुल रेलवे मिनिस्टर है अश्विन जी, कितनी लाइफ है उनकी बताइए मुझे पॉलिटिकल? हाँ, वो ज्यादा नहीं है। आज रेलवे मंत्री बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण की परंपरा है जी। हमारे प्रशिक्षण होते रहते हैं जी। वैचारिक सब्जेक्ट्स को लेकर, कभी देश की अर्थव्यवस्था पे होते हैं, तो इस प्रकार के कार्यकर्ता को गढ़ा जाता है हमारे। तो आप ये मत समझना कि मोदी जी है और अमित शाह जी है उसके बाद कौन जी। यहाँ बहुत योग्य कार्यकर्ता हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, मध्य प्रदेश पे आते हैं। पिछले चुनाव में, हमारे चुनाव से पहले इंटरव्यू थे तो बहुत से आपने धमाके किए थे इंटरव्यू से पहले ही। कुछ बातें आपने कही थी कि भी और धमाके होंगे, हालांकि उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद हमको बात करने का मौका नहीं मिला। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है व्यक्तिगत तौर पर, क्या आपको सीएम बदलने के संकेत थे आपके पास पहले से कुछ? कहाँ के? मध्य प्रदेश के? नहीं, शिवराज जी को भी बोल दिया गया था कि आप सीएम नहीं बनोगे पार्टी की तरफ से। ये नहीं सोचा। अच्छा, कितने लोगों को पता था ये? भाई, जिनको पता होना चाहिए तो उनको पता था, आम जनता को नहीं पता था। बनेगा कौन, इसका कुछ पता था? इसके भी थोड़े से हिंट्स थे। हिंट्स थे? हाँ, ठीक है। आपने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी खुद मांगी थी या ऊपर वालों ने दी थी चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी? पार्टी नहीं दी मुझे, ये तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। ठीक है।
सीएम की रेस में आपका नाम भी चल रहा था? पता ही नहीं। नहीं चल रहा। अब मीडिया वाले तो आप कुछ भी चला हाँ, सकते हो, ठीक है। सीएम चला दो, चपरासी चला दो, आपका मीडिया है, आप कुछ भी चलाओ। किसी तरह की असहज स्थिति कायम तो नहीं है? वो भी गॉसिप है, ये मैं अपनी साइड से नहीं कह रहा। मोहन यादव के अंडर में काम करना कैलाश विजयवर्गीय के लिए। नहीं नहीं, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जी शायद आपको बीजेपी का इतिहास, भूगोल कुछ जानकारी कम है। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के, जी मैं उपाध्यक्ष था, अमित भाई कोषाध्यक्ष थे युवा मोर्चे के। नड्डा जी महामंत्री बने। अच्छा हाँ। और अमित भाई अध्यक्ष बने। तो ये हमारे यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। जी अगर आप हम मोदी जी की बात करें, राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे। राजनाथ जी जब गुजरात जाते थे, मोदी जी उनको लेने जाते थे। भैया वो मोदी जी के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए हमारे यहाँ इस प्रकार की न कोई सोचता है ना बात करता है। पता नहीं क्यों इस प्रकार की गॉसिप तो चली ही है और सवाल तो खड़े होंगे, इसलिए तो मैं आपसे क्लियर करने आ गया। परसेप्शन कभी भी नहीं। जी आप पूरी श्रृंखला उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ अनेक बार ऐसा हुआ है। जी अटल जी और अडवाणी जी उस समय हुआ। हाँ। एक समय ऐसा आया कि अटल जी के नेतृत्व में अडवाणी जी ने काम किया था, फिर अडवाणी जी के नेतृत्व में अटल जी ने काम किया। ठीक है। क्या फर्क पता है इससे? तो इसलिए इस पार्टी के अंदर कौन कब किसके नेतृत्व में काम करे, ये बहुत सामान्य बात है और इसलिए इसको कोई ऐसा मानते भी नहीं हम लोग। मौका मिलेगा तो फिर चुनाव लड़ोगे? देखिए मैं पार्टी के आदेश का पालन करता हूँ। पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। तो मेरी रुचि मैंने बता दी कि मेरा संगठन में काम करने की रुचि नहीं। ये पिछले चुनाव में भी आपने कहा था कि संगठन में काम करना आपको अच्छा लगता है। कब तक काम करना चाहोगे और कितने साल राजनीति को दोगे? जब तक पार्टी बोलेगी। अच्छा, अभी प्लान नहीं किया था टाइम। जब तक पार्टी बोलेगी। ठीक है। एक सवाल और मुझे आपसे पूछना है, इसके लिए शायद मुझे आपकी विशेष लंबे समय से इंतजार था। एमपी की पॉलिटिक्स बहुत हद तक ओबीसी केंद्रित हो गई है और मुझे लगता है इसका क्रेडिट आप चाहे काल्पनिक मानो, लेकिन मैं बीजेपी को देना चाहूंगा। बीजेपी ने जिस तरीके से कार्ड खेला है, क्या बीजेपी कभी एमपी को सवर्ण सीएम दे पाएगी? देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों का कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, वो किसी जाति का नहीं होता, वो नेता ही होता है। ऐसा मत बोलिए आप प्लीज। सच कह रहा हूँ मैं, वो नेता ही फैक्टर, जाति फैक्टर तो नहीं। आप समझ लो कि जाति के आधार पर कोई नेता बनता है ना, तो फिर जाति का ही नेता है। जी मैं किस जाति का बताइए? ठीक है, हाँ जाति का, लेकिन नो डाउट हाँ आपको एक्सेप्ट करते हैं। मैं नेता हूँ, अब मेरे को नेता मानते हो कि नहीं मानते? हाँ हाँ, मास लीडर हैं आप तो फिर अब मैं किस जाति का हूँ? ठीक है। नेता की कभी जाति नहीं होती, नेता की जाति नेता ही होती है। जी। और इसलिए ये जो अभी विकृत राजनीति हो गई कि वो पिछड़ी जाति का नेता, वो सवर्ण नेता, वो कभी भी नहीं होता पिछड़ी जाति का नेता। एक बात बता दूंगा आपको, कभी भी नहीं होता सवर्ण नेता। नेता सिर्फ नेता होता है, जिसके पीछे सब लोग चलते, सब जाति के लोग चलते, वही नेता है। ठीक है। ठीक है जी। अंत में एक दो टिप्पणियां और। मध्य प्रदेश में सरकार बदल, माफी चाहेंगे, सरकार बीजेपी की है, सीएम बदल गए हैं। इससे पहले राज था शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने एक उदारवादी सरकार चलाई थी, नो डाउट लोगों ने पसंद किया उसको। अलग अलग योजनाएं जो थी, मोहन यादव आ गए हैं, चूंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, क्या वही लाइन आगे बढ़ेगी या कुछ और फ्लैक्चुएट बदलाव किए जाएंगे? कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे मुझे? कुछ आप अलग? आप पंजाब केसरी के पत्रकार हैं जी। आपकी पत्रकारिता करने का तरीका, एक कोई तरीका है आपका, आपकी जगह कोई दूसरा पत्रकार आएगा, हाँ बिल्कुल करेगा। क्या वो आपके पत्रकार आपके तरीके से काम करेगा? जी नहीं। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, उसके अनुसार वो काम करता है और वो उसके काम में परिलक्षित होता है। हाँ हाँ, वही तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश को क्या देखने को मिल सकता है? शिवराज जी का अनुसरण मोहन यादव जी करेंगे, कोई जरूरी नहीं। हाँ, इसलिए मैंने आपसे जरूरी भी नहीं, उनकी जरूरत भी नहीं है। मोहन यादव जी, शिवराज जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, आप हैं। सबका अपना एक व्यक्तिगत कैरेक्टर होता है, व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता होती है, उसके अनुसार आदमी काम करता है। इसलिए वो उसका अनुसरण करेगा कि नहीं, वो उसका अनुसरण करेगा कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न तो बनता, मैं ये जानना चाहा था कि पॉलिसी किस तरह की बनेगी अब आगे चल के।
ठीक है, कोई ना, आपने बताया कि कुछ चेंज होंगे और उनके अनुसार चलेंगे। अभी मोहन यादव जी को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सरकार चलाएंगे, उसके बारे में कैलाश विजय? बहुत अच्छी चला रहे हैं, मतलब एक तो निर्णय तुरंत करते हैं जी, सब थोड़ी बात है। हाँ, फिर इस बीजेपी की सरकार में एक बड़ा खराब बदनुमा दाता की अधिकारियों की सरकार है। अब अधिकारियों की सरकार नहीं है, ये लोगों को समझ में आ गया। अब कॉकस बन तो नहीं जाएगा फिर से? अभी लास्ट टाइम फिर वो आपने काल्पनिक प्रश्न पूछा कि कॉकस बन तो नहीं जाएगा, अभी कोई इसका जवाब नहीं था। दे शिवराज सकता जी ने है। स्टार्टिंग की थी तब नहीं था ये कॉकस। वे अभी सरकार में मोहन जी सरकार चला रहे हैं, ये पूरे प्रदेश को मालूम है, कोई अधिकारी सरकार नहीं चला रहा। ओके, नगरीय प्रशासन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या प्लानिंग है? अंतिम टिप्पणी आपसे उसको लेकर। देखिए, अर्बन सेक्शन प्रधानमंत्री जी की कोर जो वर्क है ना, उसमें से बिल्कुल, हाँ। और आपने देखा होगा कि जब से 10 वर्षों में अर्बन सेक्टर में काफी पैसा केंद्र सरकार की ओर से आया है। ठीक है, राज्य सरकार का बजट बहुत छोटा है और केंद्र सरकार की सहायता बहुत बड़ी है। ठीक है, और इसलिए अर्बन सेक्टर में काम बहुत हो रहा है अभी। हालांकि हर सेक्टर में काम हो रहा है, पर अर्बन सेक्टर में पहला इतना काम नहीं हुआ जितना अभी हुआ। नेक्स्ट टारगेट क्या है? मतलब मुझे लगता है कि हम स्वच्छता में मध्य प्रदेश, इंदौर नंबर 1 है, मध्य प्रदेश सारे देश में नंबर 2 है। ठीक है, सिर्फ स्वच्छता में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम नंबर 1 बनना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पर्यावरण में नंबर 1 बनना चाहेंगे। हम साफ पानी जनता तक पहुंचे, पर्याप्त पानी पहुंचे, इसके लिए हम नंबर 1 बनना चाहेंगे। तो हमारा टारगेट तो बहुत लंबा है जी, और अब धीरे धीरे सब करेंगे। ठीक है। अब चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो एक सवाल और, 2 सीटें तो लगभग खजुराहो और इंदौर, आपकी पार्टी ने शायद बहुत नजदीक आ गई है जीत के, चुनाव के पहले ही, नतीजों के पहले ही। क्या 29 में थे, 29 का जो लक्ष्य है वो आप कितना पा? आप 2 के आगे 9 लगा दो पूरी 29 आएगी। 29 सीटें आएंगी, ठीक है। 29 सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा तमाम और मुद्दे, निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक थे, हम उन सवालों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने आए थे। उन्होंने उन सवालों का बड़ा साफगोई के साथ जवाब दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू को भी आपको इतना ही प्यार मिलेगा जिससे पहले आपने कैलाश विजयवर्गीय जी के तमाम सवालों को अपना प्यार दिया था। और शायद जो हर सवाल जिसका जवाब आप चाहते थे उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। कैलाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब केसरी के साथ इस समय कैलाश विजयवर्गीय जुड़े थे, तमाम अहम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए और बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।